करी थी कि जो नेवरपिन होता है वो जुडिविडिन से ज्यादा पोटेंट है। इसकी डोज के बारे में बात करी थी, और जो डोज 14 डेज तक तो 200 mg वंस इन अ डे दी जाती है, और आफ्टर 14 डेज 200 mg ट्वाइस अ डे दी जाती है। आपकी जो जुडिविडिन होती है वो HIV टाइप फर्स्ट को इनहिबिट कर सकती है, जबकि नेवरपिन मोस्ट पोटेंट होती है जो कि टाइप 2 को भी इनहिबिट कर सकती है। सिफ्रान जो मैंने बताया था आपको, जो सिफ्रान होती है वो कौन सी है, तो आप सभी जानते हैं सिप्रोफ्लॉक्सेसिन। सिप्रोफ्लॉक्सेसिन के बारे में भी आपने सुना होगा। और ये कौन सी क्लास की ड्रग होती है, तो आप सभी जानते हैं सर क्विनोलोल। क्विनोलोल क्लास की ड्रग्स होती है। उस क्लास की ड्रग्स में क्विनोलोल जो होती है, उस क्विनोलोल क्लास की ड्रग सिप्रोफ्लॉक्सेसिन होती है। रिफार्मसिन के बारे में आप सभी जानते हैं, इसमें रेड ऑरेंज कलर का यूरिन आता है। और असाइक्लोविर हर्पीज जोस्टर वायरस, जिसको हम वेरिसेला चिकन पॉक्स वायरस, जिसको हम वेरिसेला वायरस के नाम से भी जानते हैं, उसके रोकथाम के लिए आपको हम कौन से देते हैं, असाइक्लोविर। असाइक्लोविर जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं कई तरह की वायरल डिजीजेस के खिलाफ भी दी जाती है। असाइक्लोविर आप सभी जानते हैं, रेमडेसिविर, असाइक्लोविर ये एंटीवायरल क्लास की ड्रग्स होती है, जिनको अभी कोविड में भी काफी इस्तेमाल किया था। चलिएगा फिलहाल हम अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स शुड बी फर्स्ट एडमिनिस्टर्ड, मतलब कौन से ड्रग्स को सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए इन ए पेशेंट एडमिटेड विद डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन। पेशेंट किसका है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन का है। एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन का पेशेंट है, उसके अंदर आप कौन सा ड्रग सबसे पहले देने वाले हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राइमरी हेल्थ मैनेजमेंट के अंदर जब किसी भी इमरजेंसी कंडीशन के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर पूछा जाता है कि कौन सी ड्रग सबसे पहले दी जाती है। क्या एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर क्लास की ड्रग्स देते हैं? नो, सबसे पहले आपको यह नहीं देनी होती है। क्या स्टेटिन दी जाती है? स्टेटिन भी नहीं देते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, क्या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दी जाती है? नो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी सबसे पहले नहीं दी होती है। आप ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर है। देखिएगा, एस्प्रिन जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और एस्प्रिन की अगर मैं बात कर रहा हूं, एस्प्रिन की डोज के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो याद रखना 150 mg टू 300 mg, 150 mg टू 300 mg की डोज दी जाती है किसकी, एस्प्रिन की। और एस्प्रिन की ये डोज होती है। देखिएगा, तो इसका आंसर जो होने वाला है वो कौन सा है, एस्प्रिन देते हैं, एस्प्रिन देते हैं। फिलहाल अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन टू द ओसीपी इंक्लूड्स, ओरल कंबाइंड पिल्स का एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन सा है? क्या थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, क्या लीवर डिजीज जो है वो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, या सीए ब्रेस्ट कैंसर के अंदर भी एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है? ऑल ऑफ द अबव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो ओसीपी होती है, ओरल कंबाइंड पिल्स होती है, वो किससे मिलकर के बनी होती है? तो आप सभी जानते हैं कि सर ये एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन से मिलकर के बनी होती है।
एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन से मिलकर होती है। और जो एस्ट्रोजन जो होता है वो आप इतना तो जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट में क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। इसके अलावा ओरल कंबाइंड पिल्स जो होती है वो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की रिस्क को भी बढ़ाती है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की रिस्क को भी बढ़ाती है। ये कोगुलेशन पाथवे को डिस्टर्ब करती है, इसीलिए थ्रोम्बो एम्बोलिज्म वाले पेशेंट में भी, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म वाले पेशेंट में भी विटामिन के डिस्टर्बेंस की वजह से नहीं दी जाती है। इसके अलावा लिवर डिजीज बिकॉज मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब रहता है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब रहता है, उसके लिए लिवर डिजीज वाले पेशेंट में भी ओरल कंबाइंड पिल्स नहीं दी जाती है। देखिएगा फर्दर अगर मैं बात कर रहा हूं कौन कौन से एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं ओसीपी के, कौन कौन से, तो आपको पता होना चाहिए लेस देन 6 वीक पोस्टपार्टम, अगर किसी भी लेस देन 6 वीक पोस्टपार्टम, अगर कोई पेशेंट जिसका पोस्टपार्टम पीरियड 6 वीक से पहले है, 42 डेज से पहले है, तो ये एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं स्मोकर ओवर द एज ऑफ 35, अगर किसी भी पेशेंट की एज 35 से ज्यादा है और वो स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग कर रही है, उस कंडीशन के अंदर भी जो ओसीपी होती है वो आपके कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं हाइपरटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट से 2021 में भी पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो हाइपरटेंशन में भी आपको नहीं देना होता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो, चाहे एट्रियल फिब्रिलेशन हो, हिस्ट्री ऑफ सब एक्यूट सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज हो, उस कंडीशन के अंदर भी आपको नहीं देना होता है। लीवर ट्यूमर, चाहे लीवर की कोई सी भी डिजीजेज हो, उसके अंदर भी हम क्या करना होता है, ओसीपीज नहीं होता है। देखिएगा जनरली अगर मैं बात कर रहा हूं तो इतना याद रखिएगा कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज जो होती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज जो होती है उसके अंदर जो ओरल कंबाइंड पिल्स होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। इसके अलावा कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, इसके अलावा कोई भी सीवियर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, किसी भी तरह का सीवियर एरिथमियाज देखने को मिल रहा है, कार्डियक अबनॉर्मलिटीज देखने को मिल रही है, उस कंडीशन के अंदर भी आपके ओरल कंबाइंड पिल्स जो होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। इस बात को याद रखिएगा, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। रूमिंग इन प्रैक्टिस मींस कीपिंग मदर एंड इन्फेंट टुगेदर, कीपिंग मदर एंड इन्फेंट टुगेदर। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि रूमिंग इन, आप सभी जानते हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है BFHI, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या करना होता है, तो आप सभी जानते हैं रूमिंग इन के अंदर मदर और इन्फेंट को 424 आवर्स ए डे, 424 आवर्स ए डे आपको क्या करना होता है, रूम में रखना होता है। उससे क्या होता है, एक तो सबसे पहले तो आपके इन्फेक्शन की रिस्क कम होती है। पहला हमारा प्राइमरी गोल जो होता है इन्फेक्शन, प्लस बेबी को प्रिवेंट करना होता है हाइपोथर्मिया से, बेबी को प्रिवेंट करना होता है हाइपोथर्मिया से। हाइपोथर्मिया और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए फर्स्ट 24 आवर में बेबी को कहां पे रखना होता है, रूम में रखना होता है। ये बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कहता है BFHI। फिलहाल एम्स पटना के लिए गोल्डन टॉपिक बनता है, एम्स पटना के लिए जहां से एमसीक्यू बन सकता है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के लिए गोल क्या होता है, तो जो आपका गोल होता है वो इन्फेक्शन की रिस्क को कम करना और हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए हम रखते हैं। ऑप्शन बी 8 आवर्स के लिए नहीं रखते हैं, 24 आवर्स के लिए रखते हैं। ऑप्शन सी whenever baby demands for the feeding, no, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि बेबी को सिर्फ फीडिंग की डिमांड हो तो ही आपको रखना होता है। नेक्स्ट, whenever infant becomes hypothermic, नहीं, हाइपोथर्मिक होने के बाद में अगर हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं वो कुछ काम के नहीं है, बिकॉज हाइपोथर्मिया साइलेंट किलर डिजीज माना जाता है। एज यू ऑल नो हाइपोथर्मिया को हम साइलेंट किलर डिजीज के नाम से भी जानते हैं। किसमें, इन्फेंट में साइलेंट किलर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए ये पहले मेजरमेंट लेने होते हैं, पहले करना होता है, बाद में नहीं करना होता है। फिलहाल अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ता हूं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स मदर इन एक्सेप्ट,
एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो हेल्प करती है मदर के सारे क्राइटेरिया में एक के अलावा। सबसे पहला एमसीक्यू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में जो पूछा जाता है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक कराई जाती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए सर 6 मंथ तक। 6 मंथ तक बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना होता है। नेक्स्ट अगर एमसीक्यू आपसे पूछा जाए कि सर वीनिंग स्टार्ट करने का मतलब कि बेबी को मदर मिल्क के अलावा कुछ भी देना होता है, उसके लिए प्रॉपर टाइम कितना है, उसके लिए प्रॉपर टाइम कितना है, तो उसके लिए भी जो आपका टाइम होता है वो 6 मंथ होता है। मतलब आफ्टर 6 मंथ बेबी को वीनिंग स्टार्ट करने के लिए एक प्रॉपर टाइम होता है। पहला एमसीक्यू ब्रेस्ट फीडिंग या एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट पूछा जाता है कि जब तक बेबी को एक मदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तब तक वो मदर एज ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव पीरियड पे रहती है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कॉन्ट्रासेप्टिव ये एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी है कि जब तक मदर सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तब तक उस मदर में कंसीव होने की पॉसिबिलिटी जो होती है वो कम होती है। ऑप्शन ए देखिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। क्या अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो क्या वो सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करता है? ऑप्शन बी प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। यह बिल्कुल सही बात है कि अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपरली और टाइम से कराई जाए, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपरली और टाइम से कराई जाए तो मदर के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक्ट एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, मैंने अभी बताया जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो एज ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में काम में ली जाती है, या फिर उस पीरियड के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव की जरूरत नहीं पड़ती है, यह भी पूछा जा सकता है। तो सी भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी हेल्प्स इन क्विक एंड अर्ली इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। डिलीवरी के विद इन हाफ एन आवर या फिर डिलीवरी के विद इन हाफ एन आवर, अगर एलएसीएस है तो कुछ थोड़े ज्यादा समय में विद इन 2 आवर 4 आवर्स के अंदर अगर आप बेबी को क्या कराते हैं ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो उस कंडीशन के अंदर मदर के लिए क्विक एंड अर्ली इन्वोल्यूशन, जो भी मदर का यूट्रस होता है वो इन्वोल्यूशन होता है, पीपीएच की रिस्क भी कम होती है, पोस्टमार्टम हेमरेज की रिस्क भी कम होती है। ये सारे के सारे फायदे हैं किसके सर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के। देखिएगा ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि ऐसी कोई स्टडीज नहीं है जो ये बताती हो कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देने की वजह से सर्वाइकल कैंसर की रिस्क कम होती है। ऐसी कोई स्टडीज नहीं है। अगर मैं बात कर रहा हूं सर्वाइकल कैंसर की तो वर्ल्ड वाइड फीमेल के अंदर होने वाला या फिर मोस्ट कॉमन होने वाला कैंसर है। मोस्ट कॉमन होने वाला कैंसर कौन सा है तो सर आपको पता होना चाहिए सर्वाइकल कैंसर। और अगर मैं बात कर रहा हूं कॉजेटिव, आप सभी जानते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एचपीवी वायरस के बारे में आपने सुना होगा। तो जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, एचपीवी वायरस है, उसकी वजह से फैलता है। इसी के लिए आप सभी जानते हैं अर्ली स्क्रीनिंग की जाती है। कौन सा स्मीयर लेते हैं? एज यू ऑल नो पेप्स स्मीयर। कौन सा स्मीयर लिया जाता है? तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वाइकल कैंसर के अर्ली डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन के लिए पेप्स स्मीयर लिया जाता है। यह भी आपका सही क्वेश्चन होने वाला है। और ए जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग बिल्कुल सही आंसर बनता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के ये सारे फायदे हैं, ए नहीं है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग। फिलहाल आपको लिए चलता हूं अगले एमसीक्यू की तरफ। चलिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और इसका आंसर कीजिएगा। बेबी विद बर्थ वेट ऑफ 1000 of 2000 ग्राम। सबसे पहली चीज, बेबी विद वेट ऑफ 1000 of 2000 ग्राम और टर्म्ड एज, उसको किस नाम से जाना जाएगा? एज यू ऑल नो, तो आप सभी इस बात से अच्छे से अवेयर है कि जो बेबी का नॉर्मल वेट होता है वो कितना होता है 2.5 kg to 3.5 kg। अगर जन्म के समय जो एक बेबी होता है उसका वेट कितना होता है 2.5 kg to 3.5 kg। अगर इसी को ग्राम में अगर आप पूछेंगे तो कितना हो गया सर 2500 ग्राम। एंड मैक्सिमम अगर मैं बात कर रहा हूं तो
2500 ग्राम के बीच में क्या होता है, एक बेबी का नॉर्मल वेट क्राइटेरिया होता है। देखिएगा, जब 2500 ग्राम से पहले 2.5 किलोग्राम से कम होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं सर, लो बर्थ वेट बेबी, लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं। और अगर ये क्राइटेरिया अगर पूछा जाए, अगर ये क्राइटेरिया पूछा जाए कि अगर आपका बेबी का वेट 1000 से पहले, 1000 ग्राम से पहले 1 किलोग्राम से भी कम है तो इसको एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी के नाम से जाना जाता है। यह क्राइटेरिया किस में आता है, एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी क्राइटेरिया में आता है। और इसमें 101% बेबी के सर्वाइव होने के चांसेस भी कम होते हैं। और एनआईसीयू में इस बच्चे को हमें रखना होता है, ऑब्जर्वेशन में, सीरियस ऑब्जर्वेशन के अंदर हमें इसको रखना होता है। क्वेश्चन जो पूछा गया है। और इसके अलावा अगर मैं बात कर रहा हूं, किसी भी बेबी का वेट 3500 ग्राम 3.5 किलोग्राम से ज्यादा है तो हम उसको किस नाम से जानते हैं, ओवरवेट, या फिर हम उसको ओबेस के नाम से जानते हैं। जन्म के समय अगर किसी बच्चे का वेट 3.5 किलोग्राम से ज्यादा है, दैट्स योर ओबेस एंड ओवरवेट के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर जो होने वाला है, हम उसको वेरी लो बर्थ वेट बेबी के नाम से जानेंगे। और अगर 2500 ग्राम से कम दिया हुआ था तो हम उसको किस नाम से जानते हैं सर, हम इसको लो बर्थ वेट बेबी के नाम से जानते हैं, लो बर्थ वेट बेबी के नाम से जानते हैं। नोट से 2021 के अंदर एक एमसीक्यू पूछा गया था, एक एमसीक्यू पूछा गया था जिसमें ऑप्शन था 2250 ग्राम दे रखा था और एक दे रखा था 2500 ग्राम। ये कुछ कंफ्यूजिंग ऑप्शन आते हैं, कंफ्यूजिंग ऑप्शन आते हैं। हमेशा याद रखिएगा, अगर वेरी लो पूछा जाए, अगर वेरी लो पूछा जाए तो 2000 ग्राम से पहले का अगर कोई बच्ची है, उससे पहले, उससे कम का वेट का है, वो आपका वेरी लो माना जाएगा। और 2500 ग्राम से कम का जो बेबी है वो लो बर्थ वेट बेबी माना जाएगा। और 1000 से भी कम होता है उसको हम एक्सट्रीम लो वेट बर्थ बेबी कहेंगे। और अगर 3.5 किलोग्राम से ज्यादा होता है हम उसको ओबेस कहेंगे, ओवरवेट कहेंगे। चलिएगा अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। वार्म चेन मींस, क्वेश्चन पूछ रहा है कि वार्म चेन्स का मतलब क्या है, वार्म चेन्स का मतलब क्या है। ऑप्शन है ड्राइंग द बेबी, वार्म चेन के अंदर हम क्या करते हैं, बेबी को ड्राई करते हैं। या फिर ऑप्शन बी, एस्टैब्लिश द स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट विद मदर एंड इमीडिएट इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। क्वेश्चन कह रहा है कि स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट देना है ताकि बेबी को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट किया जा सके, एंड इमीडिएट ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी होती है, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग भी जो होती है वो हाइपोथर्मिया से प्रिवेंशन के लिए आपको क्या करती है, हेल्प करती है। वार्म रिसक्सिटेशन एंड वार्म ट्रांसपोर्टेशन, क्या उस बेबी के लिए वार्म रिसक्सिटेशन एंड वार्म ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। ऑप्शन डी दे रखा है ऑल ऑफ द अबव। आप सभी जानते हैं ये सारे के सारे वार्म चेन के अंदर होते हैं। देखिएगा अगर मैं बात कर रहा हूं वार्म चेन के बारे में, तो आप सभी जानते हैं वार्म चेन के अंदर, वार्म चेन के हम क्या करते हैं, आप सभी जानते हैं बेबी को कवर किया जाता है, बेबी को स्टेराइल टॉवल से कवर किया जाता है, स्टेराइल टॉवल से या फिर सीट से, स्टेराइल टॉवल या सीट से कवर किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है जो भी आपका डिलीवरी रूम या फिर अगर आपके ऑपरेशन थिएटर के अंदर LACS हो रहा है, उसका टेम्परेचर जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है। टेम्परेचर लो, टेम्परेचर हाई रखा जाता है, टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं इसी के अंदर, तो जब कभी भी बेबी को फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर, बेबी को फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर बाथिंग से अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप जैसा कि अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मोटिवेट किया जाता है कि उसको ब्रेस्ट फीडिंग दी जाए, और हम क्या करते हैं बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के तहत 24 आवर्स तक मदर के कांटेक्ट में रखते हैं बच्चे को, ताकि उससे पेरेंट्स की बॉन्डिंग भी बनती है, इमोशनल बॉन्डिंग भी बनती है और इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं और वार्म चेन भी मेंटेन रखी जाती है। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ती है तो एज यू ऑल नो कि हम वार्मर का इस्तेमाल भी करते हैं, वार्मर वगैरह का इस्तेमाल भी करते हैं ताकि बेबी की वार्म चेन को मेंटेन किया जा सके, वार्म चेन को मेंटेन किया जा सके। देखिएगा अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन पूछा गया है पिनेट्स स्क्वायर इज यूजफुल फॉर, पिनेट्स स्क्वायर इज यूजफुल फॉर। देखिएगा अलग एमसीक्यू हो सकता है, नया एमसीक्यू होता है टू डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
ऑफ स्प्रिंग हैविंग ए पर्टिकुलर जीनोटाइप। क्या एक पर्टिकुलर जीनोटाइप को फाइंड आउट करने के लिए, एक पर्टिकुलर जीनोटाइप के प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए पिनेट्स स्क्वायर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी, टू डिटरमाइन द इंसिडेंस ऑफ डिजीज कंडीशन। क्या किसी भी डिजीज कंडीशन की इंसिडेंस को पता करने के लिए पिनेट्स स्क्वायर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी, टू डिटरमाइन द सर्विलेंस। क्या किसी भी डिजीज की सर्विलेंस को पता करने के लिए हम पिनेट्स स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। या फिर ऑप्शन डी, टू डिटरमिनेट द आउटकम ऑफ ए डिजीज। उस डिजीज का आउटकम क्या रहने वाला है, हम उस आउटकम को पता करने के लिए पिनेट्स स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। देखिएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो आपका ये है कि एक पर्टिकुलर जीनोटाइप को पता करने के लिए पिनेट्स स्क्वायर के अंदर एक साइंटिस्ट का नाम था रेनॉल्ड पिनेट्स। उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया था, एक स्क्वायर बनाया था, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था, एक क्राइटेरिया दिया था जिसके लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर जीनोटाइप के सीक्वेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्टिकुलर जीनोटाइप के सीक्वेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिएगा फिलहाल अगला एमसीक्यू की तरफ बढ़ता हूं। ए इसका सही आंसर है। चलिएगा अगला एमसीक्यू की तरफ बढ़ता हूं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला एमसीक्यू। इन डुवेल्स 8 डेवलपमेंटल स्टेजेस। डुवेल्स की 8 डेवलपमेंट स्टेजेस है। इन्होंने 8 स्टेज थी डेवलपमेंटल की ऑफ ए फैमिली लाइफ। एक नॉर्मल फैमिली लाइफ के बारे में इन्होंने एक स्टेजेस दी थी। उन स्टेजेस में से कपल कम्स अंडर फैमिली लाइफ साइकिल। कौन से स्टेज में कपल आते हैं, तो देखिएगा इसको कहने से पहले मैं आपको बता दूं, डुवेल्स ने जो 8 स्टेजेस दी थी, इन्होंने 8 स्टेजेस दी थी कि एक फैमिली लाइफ के साइकिल में एक इंसान जो होता है उसकी फैमिली में किस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, कब किस वक्त पर वो कौन से स्टेज में रखा जाएगा। इसके लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरिया तय किए थे। उन्हीं क्राइटेरिया के अंदर जो पहला क्राइटेरिया था कि जो मैरिड, पहला स्टेज फर्स्ट के अंदर जो आता है वो मैरिड कपल्स विदाउट चिल्ड्रन। एक ऐसा कपल जिसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे नहीं है, वो कौन से क्राइटेरिया में आता है सर, स्टेज फर्स्ट में। स्टेज सेकंड में क्या किया था सर, चाइल्ड बियरिंग फैमिलीज विद ओल्डेस्ट चाइल्ड बिटवीन बर्थ इन 30 मंथ्स। मतलब वो फैमिली जिनमें बच्चे हो रखे हैं लेकिन जो बड़ा बच्चा है उसकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 30 मंथ्स। वो कौन से क्राइटेरिया में आता है, सेकंड क्राइटेरिया में अंदर, सेकंड स्टेज में आता है। थर्ड स्टेज के अंदर उन्होंने बोला था फैमिलीज विद प्री स्कूलर चिल्ड्रन। मतलब वो फैमिलीज जिस फैमिली के बच्चे प्री स्कूलर चिल्ड्रन स्टेज में है, उस स्टेज को उन्होंने कौन सा नाम दिया था, थर्ड स्टेज को नाम दिया था। ऑप्शन फोर्थ की अगर मैं बात कर रहा हूं, फैमिलीज विद स्कूल एज। फिर उन्होंने जो कैटेगरी दी थी उस कैटेगरी में कहा था कि वो फैमिलीज जो स्कूल एज में जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनको फोर्थ स्टेज में रखा। फिफ्थ स्टेज में उन्होंने रखा फैमिलीज विद एडोलेसेंट। फिर स्कूलर के बाद में आप सभी जानते हैं एडोलेसेंट स्टेज आती है, तो जो फिफ्थ थी वो एडोलेसेंट की थी। जो सिक्स्थ स्टेज थी उसमें था लॉन्चिंग फैमिलीज फर्स्ट टू लास्ट चाइल्ड इज लिविंग होम। मतलब वो वाली फैमिली जो कि मतलब फर्स्ट टू लास्ट, पहले से लास्ट तक के बच्चे हैं, लिविंग होम, घर को छोड़ रहे हैं, घर छोड़ करके जा रहे हैं, वो कैसा हो गया, 6 के अंदर रखा था। 7th स्टेज जो थी वो थी मिडिल एज फैमिलीज। मिडिल एज फैमिली मतलब एक अधेड़ उम्र की जो फैमिलीज होती है, मिडिल एज नियर बाई 14 ईयर्स के, उन्होंने 7th स्टेज में रखा था। और जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है 8th एजिंग फैमिलीज, रिटायरमेंट ऑन डेथ ऑफ द बोथ स्पोजेस। मतलब जो लास्ट स्टेज दी थी उसके अंदर वो 8th स्टेज थी, और 8th स्टेज के अंदर क्या था, वो फैमिलीज थी जो नियर बाई डेथ है या फिर रिटायरमेंट लेने वाली है, 8th स्टेज थी। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, सिर्फ पहला बहुत इंपॉर्टेंट बनती है कि वो फैमिली जो कि मैरिड कपल है और बच्चे नहीं है उनको कौन सी स्टेज में रखा जाता है, पहली स्टेज में। जब साइकिल आगे चलता है, बच्चे होते हैं और जो 30 मंथ्स का जो बच्चा होता है उससे कम उम्र का कोई बच्चा है उसको स्टेज फर्स्ट में रखा। फिर जो सेकेंड स्टेज थी उसको किस में रखा, थर्ड स्टेज में रखा कि आपको प्री स्कूलर चिल्ड्रन को, फोर्थ स्टेज में आपके स्कूल एज चिल्ड्रन को रखा, फिफ्थ स्टेज के अंदर आपको एडोलेसेंट चिल्ड्रन एज में रखा, और 6 में अंदर लॉन्चिंग फैमिली फर्स्ट टू लिस्ट चाइल्ड, मतलब जब बच्चे घर छोड़ करके बाहर चले जाते हैं वो 6th स्टेज में रखा। 7th स्टेज जो थी वो थी
नियरेस्ट रिटायरमेंट की स्टेज में, और जो 8th स्टेज थी वो रिटायरमेंट वाले स्टेज को रखा था। देखिए तो क्वेश्चन पूछा गया है स्टेजेस ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल, कपल्स कम्स अंडर, अगर मैं बात कर रहा हूं कपल्स कम अंडर विदाउट बेबी, वो कपल जिनके भी बच्चा नहीं हुआ वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? तो आप सभी जानते हैं स्टेज फर्स्ट कैटेगरी में, स्टेज फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं। स्टेज तो नियर बाई रिटायरमेंट के जो नियर बाई होते हैं वो किस में आते हैं? स्टेज 7 में आते हैं। स्टेज एज में कौन सी आती है? तो जो रिटायरमेंट ले चुके हैं वो स्टेज 8 में आते हैं। चलिएगा अगले एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं, अगले एमसीक्यू की तरफ उठते हैं। सोशल स्टिग्मा इज फेल्ट और अज्यूम्ड इन द केस ऑफ डिसएबिलिटी ऑफ कम्युनिटी ब्रिंग्स, मतलब किसी भी पर्सन के अंदर कुछ डिसेबिलिटी है, उस डिसेबिलिटी की वजह से वो कौन सा सोशल बिहेवियर शो करता है, वो इस क्वेश्चन का मतलब है। इजी वे में लीजिएगा, ऑप्शन ए आइसोलेशन, ऑप्शन बी सीरियस प्रॉब्लम्स, ऑप्शन सी बिटरनेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। आप सभी जानते हैं डिसेबिलिटी की वजह से एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। डिसेबिलिटी से होने वाला जो सोशल आइसोलेशन है वो कैसा एक सीवियर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से क्या करता है, कोई भी पर्सन जो होता है वो अलग थलग डिफरेंशिएट अपने आप को महसूस करता है, अपनी कमी की वजह से अपने आप को अलग महसूस करता है, साइकोलॉजिकल इलनेस में जाता है, डिप्रेशन जैसी कंडीशन में जाता है, और वो कैसा बिहेवियर शो करता है? आइसोलेटेड बिहेवियर शो करता है। आइसोलेटेड बिहेवियर करता है, यही एक सोशल बिहेवियर होता है, एक केस में सोशल बिहेवियर इन ए डिसेबल पर्सन कैसा बिहेवियर शो करता है? क्वेश्चन होना चाहिए आइसोलेशन बिहेवियर, आइसोलेटिव बिहेवियर शो करता है। अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। ऑल ऑफ द बिलो आर द साइंस ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट एक्सेप्ट, एक पेशेंट जिसको कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो चुका है, उस पेशेंट के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स साइंस देखने को मिलने वाले हैं एक के अलावा? अब्सेंस ऑफ पल्स, जब बोल रहा है पेशेंट की कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, उस पेशेंट के अंदर अब्सेंस ऑफ पल्स देखने को मिलने वाली है, और क्वेश्चन जो कंफ्यूजिंग वो आपको यहीं से बनेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल या फिर डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल। तो आप सभी जानते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल्स किस में देखने को मिलता है? तो आपका आंसर सर ओपियोइड टॉक्सिसिटी के अंदर आपके जो प्यूपिल्स हैं वो कैसे देखने में मिलने वाले? कॉन्स्ट्रिक्टेड देखने वाले। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑब्वियसली उस पर्सन के अंदर लैक ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगी, बिकॉज कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो चुका है। डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल आपको डायलेट देखने को मिलने वाली है एक पेशेंट। इसके अलावा अगर मैं बात कर रहा हूं जब पल्मोनरी अरेस्ट हो गया है तो उस पेशेंट के अंदर आपको एपनिया देखने को मिलने वाला है। अब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग अब्सेंस देखने को मिलने वाली है एक कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट वाले पेशेंट के अंदर। ये सारे के सारे क्राइटेरिया आपको देखने को मिलने वाला है। ए जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, आपका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? ए होगा। चलिएगा अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ता हूं। थैंक्स टू ऑल। अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ता हूं, जल्दी से बताइएगा। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कर्लिंग अल्सर। कल की क्लास में हमने बात करी थी कि एक पेशेंट जिसमें कि बर्न होता है टिश्यूज के अंदर हाइपोवोलीमिया देखने को मिलता है, टिश्यूज का जो वॉल्यूम होता है वो कम देखने को मिलता है, फ्लूइड कम होता है, बर्न की वजह से बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी होती है, टिश्यूज के अंदर फ्लूइड अच्छे से नहीं पहुंच पाता, और जब फ्लूइड नहीं पहुंच पाएगा तो उस फ्लूइड के साथ में कुछ एसेंशियल चीजें भी होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएगा, उसकी वजह से वहां पे क्या देखने को मिलेगा सर? नेक्रोसिस। और उस नेक्रोसिस की वजह से हमारे स्टोमक के अंदर, हमारी ड्यूडेनम के अंदर आपको अल्सरेशन देखने को मिल सकता है। उसी को हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था सर? स्ट्रेस अल्सर। उसी को हमने नाम दिया था स्ट्रेस अल्सर के नाम से बोला था, या फिर जिसको हम कर्लिंग अल्सर के नाम से भी बोला था। और हमने कहा था कि सर हम कर्लिंग अल्सर का ट्रीटमेंट क्या देंगे? H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है हम इसके ट्रीटमेंट में देने वाले हैं। और उसके अंदर जैसे कि
सिमेटिडिन, मैंने एक ड्रग का एग्जांपल दिया था जिसको हमने कहा था सर सिमेटिडिन, और सिमेटिडिन के बारे में बोला था, सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, ये सारी की सारी ड्रग्स एंटासिड्स टाइप की ड्रग्स होती है, इनका हम इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन साइट के बारे में पूछा है कि कर्लिंग अल्सर के लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? ऑप्शन ए प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम। क्या प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम जो होती है वो मोस्ट कॉमन साइट होती है किसके लिए? तो आपके कर्लिंग अल्सर के लिए। ईसोफेगस, क्या कर्लिंग अल्सर जो है वो ईसोफेगस में देखने को मिलते हैं? ऑप्शन सी जेजुनम या फिर ऑप्शन डी डिस्टल ड्यूडेनम। देखिएगा, अगर मैं बात कर रहा हूं मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कर्लिंग अल्सर तो आपके देखने के मिलने वाले हैं वो प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम में देखने को मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कर्लिंग अल्सर इज योर प्रॉक्सिमल ड्यूडेनियम। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, याद रखना। कर्लिंग अल्सर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, बर्न के पेशेंट में देखने को मिलता है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं, स्ट्रेस अल्सर भी कहा जाता है, और प्रॉक्सिमल ड्यूडेनियम में देखने को मिलते हैं, अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा। द मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड इज सप्लाइड टू द लार्ज इंटेस्टाइन बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन को जो ब्लड सप्लाई हो रही है, लार्ज इंटेस्टाइन को जो मेजॉरिटी ऑफ ब्लड सप्लाई हो रही है, वो कौन सी आर्टरी मेजॉरिटी ऑफ ब्लड सप्लाई करती है लार्ज इंटेस्टाइन के लिए? ऑप्शन ए इंफीरियर मिजेंट्रिक, ऑप्शन बी सीलियक ट्रंक, ऑप्शन सी सुपीरियर मिजेंट्रिक, या फिर ऑप्शन डी एंटीरियर मिजेंट्रिक, देखिएगा, अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप सभी जानते हैं ये ब्रांचेज अगर जो निकलती है वो कहां से? आप एज यू ऑल नो अब्डोमिनल आरोटा से ये सारी आर्टरी जो आपको दिख रही है वहां से ब्रांचेस देखने को मिलती हैं अब्डोमिनल आरोटा के बारे में, जिसको हम सबसे बड़ी वैसे आर्टरी के नाम से भी जानते हैं अब्डोमिनल आरोटा से। और अब्डोमिनल आरोटा ही वो लोकेशन है जहां से आरोटिक एन्यूरिज्म सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है आरोटिक एन्यूरिज्म जो है वो सबसे मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? तो मोस्ट कॉमन साइट होती है अब्डोमिनल आरोटा। क्वेश्चन अगर पूछा गया है कि मेजॉरिटी ऑफ ब्लड सप्लाई टू द विच ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के प्रोक्सिमल एरिया को, लार्ज इंटेस्टाइन के प्रोक्सिमल एरिया को, मैक्सिमम प्रोक्सिमल एरिया को जो ब्लड सप्लाई काम करती है वो कौन सी करती है? सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी। सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी जो होती है वो ब्लड सप्लाई करती है, और यही वो आर्टरी है जो होल स्मॉल इंटेस्टाइन को, पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करती है। यही आर्टरी स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करती है, और यही जो आर्टरी होती है वो क्या करती है? आपकी प्रोक्सिमल लार्ज इंटेस्टाइन को, प्रोक्सिमल कोलन को। अगर क्वेश्चन में पूछा गया इंफिल्ट्रिक मिजेंट्रिक आर्टरी के बारे में, देखिएगा इंफीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी जो होती है वो आपके सिग्मोइड कॉलन को ब्लड सप्लाई करती है। इसके अलावा डिसेंडिंग कॉलन को भी आपके ब्लड सप्लाई कौन करती है? डिसेंडिंग कॉलन और सिग्मोइड कॉलन को ब्लड सप्लाई करने का काम कौन करती है? इंफीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी करती है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं सीलियक ट्रंक के बारे में, तो आप सभी जानते हैं इसमें गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि किसको सप्लाई करती है? स्टोमक को करती है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं इसी के अंदर आपको कौन सी आर्टरी देखने को मिलती है? सर स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी देखने को मिलती है। क्वेश्चन पोर्टल सर्कुलेशन से भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, चलिएगा फिर आगे डिस्कस करेंगे। अभी इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी इज योर राइट आंसर। चलिएगा अगला एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा। In the liver, bacteria that found their way into portal circulation is destroyed by। क्वेश्चन आपसे लैंग्वेज थोड़ी सी अलग हो सकती है, लेकिन जो क्वेश्चन का पूछने का क्राइटेरिया है बहुत इजी है। लीवर के अंदर बैक्टीरिया को पोर्टल सर्कुलेशन से जो बैक्टीरिया लीवर तक पहुंच रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन सी सेल्स करती है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लीवर के लिए प्रोटेक्टिव सेल कौन सी है जो बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करती है, जो फेगोसाइटोसिस करती है। वो क्या लीवर में इस तरह की कोई सीरिया प्रेजेंट होते हैं?
आपने देखा होगा ब्लड के लिए लीवर के अंदर साइनोसॉइड्स जरूर प्रेजेंट होते हैं, साइनोसॉइड्स जरूर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसके लिए किसी भी तरह के सीलिया प्रेजेंट नहीं होते हैं, सीलिया प्रेजेंट नहीं होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का निर्माण कहां पे होता है? तो आप सभी जानते हैं HCl का जो निर्माण होता है वो कहां पे होता है? स्टोमक में होता है। HCl का निर्माण जो होता है वो स्टोमक में होता है। इसका लीवर से ज्यादा कोई लेना देना है नहीं। लीवर के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है लीवर सिरोसिस डिजीज। लीवर सिरोसिस डिजीज बनती है या मेटाबॉलिज्म के रिगार्डिंग अगर कुछ बात होगी तो लीवर का जिक्र जरूर होगा, बिकॉज ए मेजर ऑर्गन फॉर मेटाबॉलिज्म। क्या ल्यूकोसाइटोसिस वो सेल्स होती है? नो नो नो। एज यू ऑल नो, लीवर के लिए जो प्रोटेक्टिव सेल होती है हम उसको किस नाम से जानते हैं? उसको हम किस नाम से जानते हैं? कूफर सेल्स के नाम से। और यही कूफर सेल्स क्या करती है? फेगोसाइटोसिस करती है और बैक्टीरिया से लीवर को पहुंचाती है। पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू जो बैक्टीरिया लीवर तक पहुंच रहे हैं उससे प्रोटेक्ट करने का काम कौन सी करती है? कूफर सेल्स। डी इज योर राइट आंसर। कूफर सेल्स उससे बचाती है। अगला एमसीक्यू की तरफ बढ़ता हूं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला एमसीक्यू। मेलोरीज डिजनरेशन सीन इन एल्कोहलिक लीवर डिजीज इज ए फॉर्म ऑफ, देखिएगा क्वेश्चन पूछ रहा है मेलोरीज डिजनरेशन ऑफ एल्कोहलिक लीवर डिजीज। एल्कोहलिक लीवर डिजीज के अंदर कुछ सेलुलर डिजनरेशन देखने को मिल रहा है, वो कौन से फॉर्म में है? हाइलिन डिजनरेशन, क्या हाइलिन का डिजनरेशन देखने को मिलता है? एम्ब्लियोइड डिजनरेशन, क्या एम्ब्लियोइड डिजनरेशन देखने को मिल रहा है? हाइड्रोपिक डिजनरेशन या फिर फैटी डिजनरेशन। देखिएगा मेलोरी डिजनरेशन के अंदर, एल्कोहलिक लिवर डिजीज के अंदर जो देखने को मिलता है वो आपके देखने को मिलता है हाइलाइन डिजनरेशन। हाइलाइन डिजनरेशन देखने को मिलता है, हाइलाइन डिजनरेशन देखने को मिलता है। ए इज योर राइट आंसर, ए इज योर राइट आंसर। चलिएगा अगला एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एसिड बेस इंबैलेंस में से हमेशा एक एमसीक्यू पूछा जाता है। एसिड बेस इंबैलेंस में से हमेशा हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और यही इस बार भी नॉर्थ सेट में क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब ट्रेंड बरकरार था। इस बार भी एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा गया था। चलिएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद हाइपरकैलेमिया, क्या मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा हाइपरकैलेमिया के साथ में? तो दिमाग लगाइएगा, जब वोमिटिंग हो रही है उस कंडीशन के अंदर हमारा जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। गैस्ट्रिक कंटेंट आउट हो रहा है और आप सभी जानते हैं गैस्ट्रिक कंटेंट अगर आउट हो रहा है इट मींस एक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट एसिड HCl, जो कि हाईली एसिडिक होता है, HCl भी आउट हो रहा है। अगर HCl आउट हो रहा है तो आप सभी जानते हैं कि उसमें H+ आयंस जो हैं वो ज्यादा होते हैं और जितने ज्यादा H+ आयंस होगा pH क्या होगी? उतनी ही एसिडिक होगी। pH क्या होगी? उतनी ही एसिडिक देखने को मिलेगी। और जब ये आउटसाइड होंगे, जब H+ आयंस बॉडी से बाहर निकलेंगे वोमिटिंग के थ्रू, तो आप सभी जानते हैं कि उस कंडीशन के अंदर हमारी बॉडी का pH क्या होगा? एल्केलाइन होगा। तो एसिडोसिस होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। उस कंडीशन के अंदर आपको क्या देखने को मिल सकता है? उस कंडीशन के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा वो एल्केलोसिस देखने को मिलेगा। तो एसिडोसिस वाले ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, एसिडोसिस नहीं देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, ऑब्वियसली मेटाबॉलिक एल्केलोसिस देखने को मिलेगा, लेकिन कभी भी जब वॉमिटिंग होगी तो उस कंडीशन के अंदर आपको हाइपरकैलेमिया नहीं देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर हाइपरकैलेमिया नहीं देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा सर? हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। देखिएगा पीएच के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूं, पीएच के अंदर जब कभी पीएच का डिस्कशन हो तो याद रखना जितना ज्यादा CO2 हमारी बॉडी के अंदर रहेगा उतनी ही हमारी पीएच क्या होगी सर? कम होगी। मतलब क्या होगी? हमारी पीएच एसिडिक होगी। जितना ज्यादा CO2, जितना कम CO2 होगा उतना ही हमारा बॉडी के अंदर पीएच क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब क्या हुआ? एल्केलाइन होगी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके थ्रू हम क्या पता लगा सकते हैं? किसी भी पेशेंट का रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्कोलिसिस के बारे में पता लगा सकते हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्केलाइन के बारे में पता लगा सकते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल
PCO2 वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है नॉर्मल PCO2 वैल्यू के बारे में। तो जो नॉर्मल PCO2 वैल्यू होता है वो 35 to 45 आपका नॉर्मल PCO2 वाला होता है। और अगर बाइकार्बोनेट आयंस के बारे में बात करते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मल बाइकार्बोनेट आयंस कितने होते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बाइकार्बोनेट आयंस, और बाइकार्बोनेट आयंस को रिप्लेस करने के लिए एक बहुत ही फेमस इंजेक्शन दिया जाता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सोडा बाइकार्बोनेट। सोडा बाइकार्बोनेट मतलब एसिडोसिस से प्रिवेंशन के लिए, जब किसी भी पेशेंट में एसिडोसिस हो जाता है, उस एसिडोसिस से प्रिवेंट करने के लिए हम एक इंजेक्शन लगाते हैं, उसको हम किसको, सोडा बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। एक बड़ा सा एम्पूल आता है, आप सभी जानते हैं, वो क्या दिया जाता है, सोडा बाइकार्बोनेट। आउटवर्ड हम मैन्युअली एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं सोडा बाइकार्बोनेट को। समझ में आ गया। तो ये क्या है कि सर फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग अगर कोई है पेशेंट तो किसकी रिस्क पर रहेगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विद हाइपोकेलेमिया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विद हाइपोकेलेमिया। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले एमसीक्यू की तरफ लेके चलता हूं। यूरिया ब्रीथ टेस्ट, यूरिया ब्रीथ टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बार बार पूछा जाने वाला एमसीक्यू। यूरिया ब्रीथ टेस्ट इन एक्सेल्ड ब्रीथ इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, यूरिया ब्रीथ टेस्ट किसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए ई कोलाई, स्टीरिया कोलाई। तो आप सभी जानते हैं ई कोलाई मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, यूटीआई के लिए मोस्ट कॉमनली। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन के लिए, हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन के लिए, हॉस्पिटल में जो जनरली मोस्ट कॉमन इंफेक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, तो ई कोलाई की वजह से, स्टीरिया कोलाई की वजह से होता है। नेक्स्ट आप सभी जानते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस राउंड शेप बैक्टीरिया, कई तरह के स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो कि निमोनिया कॉज करते हैं, कई तरह की स्पीसीज होती है स्ट्रेप्टोकोकस। तो क्या इसके लिए यूरिया ब्रीथ टेस्ट करते हैं, सर नहीं करते हैं। स्पुटम एग्जामिनेशन कर सकते हैं, आपको न्यूमोकोकस बैक्टीरिया अंदर दिख सकते हैं, तो ये बात अलग हो गई। स्टेफाइलोकोकस कई तरह की पस कल्चर जब हम करते हैं तो उसके अंदर स्टेफाइलोकोकस देखने को मिलता है, यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस का जिक्र नहीं हो रहा। देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एच पाइलोरी बैक्टीरिया, एच पाइलोरी बैक्टीरिया एक फेमस बैक्टीरिया है। किसके बारे में बात कर रहा हूं, एक फेमस फ्लोरा है, फेमस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आप सभी को पहली चीज तो ये बताना कि सर ये जो होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टोमक कैंसर कॉज करता है। इसकी प्रेजेंस को पता करने के लिए एच पाइलोरी, एच हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की प्रेजेंस को करने के लिए पेशेंट को एक टेबलेट खिलाई जाती है, यूरिया टेबलेट, और इस बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम की प्रेजेंस होती है यूरिएज, और ये जो यूरिएज होता है ये यूरिया को किस में कन्वर्ट करता है, यूरिएज जो होता है ये यूरिया को किसको कन्वर्ट करता है, सर अमोनिया में, अमोनिया प्लस CO2, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर इसको क्या करता है, चेंज करता है। और जब उस यूरिया टेबलेट पेशेंट को खिलाने के बाद में उसकी जो गैस निकल रही है, जो उसकी माउथ में से गैस निकल रही है, ओरल कैविटी में से गैस निकल रही है, उसमें एक पेपर के थ्रू CO2 का लेवल चेक किया जाता है, एक पेपर के थ्रू CO2 का लेवल चेक किया जाता है। अगर उसमें CO2 का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है या फिर उसमें CO2 डिटेक्ट हो रही है, इट मींस वहां पे H पाइलोरी बैक्टीरिया की प्रेजेंस है, H पाइलोरी बैक्टीरिया की क्या प्रेजेंस है, और उसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है, इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है किसमें, स्टोमक के अंदर। उसकी वजह से स्टोमक के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। और यही इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था, यूरिया ब्रीथ टेस्ट, मतलब एक पेपर के थ्रू हम एक टेस्ट में पता करते हैं कि जो गैस बाहर निकल रही है उसके अंदर CO2 का लेवल कितना है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं, यूरिया ब्रीथ टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो यही यूरिया ब्रीथ टेस्ट जो होता है वो H पाइलोरी बैक्टीरिया की प्रेजेंस को पता करने के लिए किया जाता है। H पाइलोरी बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से स्टोमक कैंसर देखने को मिलता है। समझ में आ गई। और बाकी जो बता हुआ जो यूरिया होता है यो हमारी बॉडी की किडनी के थ्रू क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रिएट कर दिया जाता है।
ये हमारी बॉडी की किडनी के थ्रू क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रिएट कर दिया जाता है। ये इस क्वेश्चन का मतलब था हेलिकोबैक्टीरियम पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। समझ में आ गई मेरी बात? अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ता हूं। अरे इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप सभी को ये बात समझ में आई क्या? जल्दी से कमेंट करके बता दो। अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में आई है, अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में आई है तो अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, जीएमसीएच की वैकेंसी के लिए, एम्स पटना की वैकेंसी के लिए, आप सभी के लिए डीएमईआर जो कि बहुत जल्द एग्जामिनेशन इसका देखने को मिलने वाला है, इन सब की सब वैकेंसी के लिए एसएनए एकेडमी में आपके लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जिसमें इस तरह के हजारों एमसीक्यूज आपको सॉल्व कराए जाएंगे, और वो भी कितने में? मात्र 3,999 रुपए में, मात्र 3,999 रुपए में आपको, जिसमें बहुत कम समय के अंदर आपको सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप रेगुलर ऑनलाइन क्रैश कोर्स खरीदना चाहते हैं, जिसमें सारा सब्जेक्ट, कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, जितना भी कंप्लीट नर्सिंग का सब्जेक्ट है, वो आप पढ़ सकते हैं। कितने में? मात्र 7,999 रुपए में, मात्र 7,999 रुपए में। और अगर आप ऑफलाइन स्टूडेंट, मात्र 19,500 रुपए में सनी स्टडी का थान जोधपुर में आकर के ऑफलाइन स्टडी का लुत्फ उठा सकते हो। बिल्कुल लाइव क्लासेस रहती है, आपके सारी की सारी लाइव क्लासेस की तरह से स्टडी कराई जाती है। तो ये था आज का इस तरह का एमसीक्यू। अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। विच मेडिकल डायग्नोसिस कैन द नर्स एक्सपेक्ट व्हेन कलेक्टिंग ए हेल्थ हिस्ट्री फ्रॉम ए क्लाइंट हु इज शेड्यूल्ड फॉर एंट्रेक्टोमी? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एंट्रेक्टोमी, आप सभी जानते हैं स्टोमक के अंदर, स्टोमक का पार्ट कौन सा होता है? एंट्रम। आपने देखा होगा स्टोमक और ड्यूडेनियम, एक पार्ट का नाम सुना होगा एंट्रम। उस एंट्रम वाले पार्ट को हम बाहर निकाल रहे हैं, एंट्रेक्टोमी कर रहे हैं। ये करने की जरूरत क्यों पड़ी है, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। क्या कैटरेक्ट के लिए हम ये सर्जरी कर रहे हैं? क्या ये कोई आई की बीमारी है? कैटरेक्ट है? साइड नहीं, ऑप्शन ए गलत। ऑटोस्क्लेरोसिस, क्या ये ऑटोस्क्लेरोसिस हो रहा है? ईयर में कुछ प्रॉब्लम है, ऑटोस्क्लेरोसिस की वजह से हम ये डिजीज कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के लिए एक बहुत ही फेमस सर्जरी की जाती है, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के लिए। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है, उसका डिकम्प्रेशन किया जाता है, पोस्टीरियर फोसा के थ्रू तक रीच किया जाता है, और क्या किया जाता है? आपके वहां पे ट्राइजेमिनल नर्व के कंप्रेशन को डिकम्प्रेस किया जाता है। देखो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के लिए किया जाता है। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया 5th लार्जेस्ट नर्व के थ्रू होता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो इसके लिए कौन सी सर्जरी की जाती है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। और उसके लिए ये किसके लिए करते हैं? गैस्ट्रिक अल्सर के लिए। गैस्ट्रिक अल्सर हो रहा है, क्रोनिक पेशेंट के अंदर गैस्ट्रिक अल्सर देखने को मिल रहा है, जो कि मेडिकेशन से इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, मेडिकेशन से इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं। उस कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है? एंट्रेक्टोमी किया जाता है। ठीक वैसे ही आपने एक सर्जरी सुना होगा, पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर क्या किया जाता है? आप सभी जानते हैं, पाइलोरोटोमी। पाइलोरिक इंस्पेक्चर को रिमूव किया जाता है। हम उसको किस नाम से जानते हैं? सर, पाइलोरोटोमी। हम उसको किस नाम से जानते हैं? पाइलोरोटोमी के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है। किसके रिगार्डिंग? सर, किसके रिगार्डिंग? एंट्रेक्टोमी के रिगार्डिंग। तो ये किस में करेंगे? गैस्ट्रिक अल्सर हो जाते हैं। और गैस्ट्रिक अल्सर कॉमनली इसको स्टोमक के कौन से पार्ट में देखने को मिलते हैं? तो लेसर कर्वेचर ऑफ स्टोमक, स्टोमक के लेसर कर्वेचर के अंदर देखने को मिलते हैं। लेसर कर्वेचर मतलब आपने सुना होगा ग्रेटर कर्वेचर एंड लेसर कर्वेचर। तो जो स्टोमक का लेसर कर्वेचर होता है, वहां पे आपको कॉमनली गैस्ट्रिक अल्सर देखने को मिलते हैं। और उस गैस्ट्रिक अल्सर को उसको बाहर निकालने के लिए हम सर्जरी करते हैं। उसको किस नाम से जाना जाता है? एंट्रेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इफ everything is clear then we will move further। चलिएगा अगले एमसीक्यू की तरफ आइएगा। राइट साइडेड lying position, right sided lying position given to a client following liver biopsy। एक पेशेंट जिसके लीवर बायोप्सी किया, लीवर का कोई प्रोसीजर किया, पंक्चर किया, उस कंडीशन के अंदर हम उस पेशेंट को जो पोजीशन देने वाली है, वो पोजीशन के बारे में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए फॉर हीमोस्टेसिस, हमने पोजीशन कौन सी दी है? राइट साइडेड दी है। और आप सभी जानते हैं राइट साइडेड ही आपका क्या होता है? सर, राइट साइडेड ही आपका क्या होता है? सर, लीवर होता है। और लीवर राइट साइडेड होता है। उसी पेशेंट के अंदर हमने यहाँ पे उसके लिए लीवर बायोप्सी की है, और उसको पेशेंट को पोजीशन भी कौन सी दे रहे हैं? राइट साइडेड पोजीशन दे रहे हैं, राइट साइड लाइन पोजीशन दे रहे हैं। उसका रीजन क्या है? फॉर कंफर्ट। देखिएगा,
फॉर कंफर्ट, कंफर्ट कई सारी चीजों में मिलता है, लेकिन यहां पे कंफर्ट रीजन नहीं हो सकता। जिस तरफ आपने सर्जरी की, आप उसको पेशेंट को, जिस तरफ आपने कोई प्रोसीजर किया, जिस तरफ आपने कोई सर्जरी की, अगर उस तरफ ही आप देंगे तो पेशेंट को कंफर्ट नहीं होगी। क्या देखने को मिलेगा? डिस्कंफर्ट देखने को मिलेगा। उस पेशेंट में क्या देखने को मिलने वाला है? डिस्कंफर्ट देखने को मिलता वाला। टू डिक्रीज पेन, क्या उस पेन को कम करने के लिए? अरे पेन कम नहीं होगा उससे, हालांकि पेन बढ़ सकता है। जिस तरफ आपने पंक्चर किया, अगर आप उस तरफ भी पेशेंट को पोजीशन देंगे तो उसका पेन बढ़ सकता है। फॉर ऑब्जर्विंग इजीली, जहां से आपने पंक्चर किया उस तरफ आप कवर कर लेंगे पोजीशन देके, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? ये दोनों ही क्राइटेरिया नहीं होते हैं। हमें जहां पे प्रोसीजर किया होता है उस साइड को विजिबल रखना होता है, उस साइड को विजिबल रखना होता है, अपने को ओपनली जहां से हम विजिबल कर सके, देख सकते हैं, वो साइड हमें रखनी होती है जहां से हम वुंड का या फिर किसी भी तरह की ओपनिंग का एग्जामिनेशन कर सके। समझ में आ गई? तो वो क्वेश्चन पूछा गया था, ये किसके लिए? फॉर हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस कैसे? कि प्रेशर की वजह से, देखिएगा किसी भी तरह की हीमोस्टेटिस के लिए सबसे पहला जो हमें प्रोसीजर करना होता है वो कौन सा होता है? हम उसको प्रेशर से दबाने की कोशिश करते हैं, हम उसको प्रेशर से दबाने की कोशिश करते हैं। और अगर हम उसके लिए प्रेशर देते हैं, जब हम उसके लिए प्रेशर देते हैं तो प्रेशर से क्या होता है कि वहां की ब्लीडिंग रुकने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हीमोस्टेटिस के लिए हम क्या करते हैं? राइट साइडलाइन पोजीशन देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है। कभी भी यह मत सोचना कि हीमोस्टेटिस से हो सकता है तो अपन क्या करते हैं? लेफ्ट साइड पोजीशन देंगे, नहीं। लीवर के प्रोसीजर के अंदर हम कौन सी पोजीशन देने वाले हैं? ये राइट साइड पोजीशन देने वाले हैं। अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। कॉमन लोकेशन ऑफ लीवर एब्सिस इज, फिर से बहुत ही अच्छा एमसीक्यू आपके लिए आया है कि लीवर एब्सिस के लिए कॉमन लोकेशन क्या है? लीवर एब्सिस के लिए कॉमन लोकेशन क्या है? राइट लोब ऑफ लीवर। क्या लीवर के राइट लोब में होती है? ऑप्शन बी लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, लेफ्ट लोब में होती है लीवर के, या फिर ऑप्शन सी मिडिल लोब ऑफ द लीवर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। बहुत ही अच्छा एमसीक्यू बना है कि लीवर एब्सिस के लिए, तो इसमें क्या होता है? लीवर एब्सिस के लिए राइट लोब ऑफ लीवर, लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर, मिडिल लोब, या फिर ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा मेरे दोस्तों। कॉमन लोकेशन कौन सी होती है? अच्छा एमसीक्यू है, आज की क्लास का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, पूछा जाने वाला एमसीक्यू है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लीवर एब्सिस के लिए इनमें से कौन सा कॉमन एब्सिस लिए आपको देखने को मिल सकता है, कॉमनली एब्सिस देखने को मिल सकता है। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं राइट लोब ऑफ लीवर, आपका सही आंसर है। लीवर एब्सिस के लिए जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो कौन सी होती है? राइट लोब ऑफ लीवर। राइट लोब ऑफ जो लीवर जो है वो आपके लिए मोस्ट कॉमन साइट होती है। किसके लिए? लीवर एब्सिस के लिए। बाकी तीनों नहीं होती, ये गलत आंसर है, ए आपका सही है। चलिएगा अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। 3 लीटर ऑफ फ्लूइड इज ऑब्टेन्ड वाया पैरासेंटेसिस। आपने किसी भी पेशेंट का पैरासेंटेसिस किया है, उसमें क्या है? 3 लीटर ऑफ फ्लूइड, 3 लीटर फ्लूइड आपने उसका रिमूव कर लिया है इन ए क्लाइंट। What is the immediate complication expected in this client? उस क्लाइंट में जब आपने पैरासेंटेसिस किया है, पैरासेंटेसिस मतलब कि आपने कैविटी में से 3 लीटर फ्लूइड निकाल लिया है, पेरिटोनियम कैविटी में से आपने 3 लीटर फ्लूइड निकाल दिया है, उस कंडीशन के अंदर ठीक है। तो 3 लीटर फ्लूइड निकालने के बाद में आपको क्या देखने को मिलने वाला है? वेस्कुलर कोलैप्स देखने को मिलता है, पेरिटोनाइटिस देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट देखने को मिलता है, कार्डियक अरेस्ट। देखिएगा, जब किसी भी पेशेंट के आपने 3 लीटर फ्लूइड निकाल दिया है, उस कंडीशन के अंदर फ्लूइड शिफ्टिंग देखने को मिल सकती है। और फ्लूइड शिफ्टिंग की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है? पेशेंट का फ्लूइड वॉल्यूम कम हुआ, हाइपोवॉल्यूम में देखने को मिल सकता है। और हम उसको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म से जानते हैं, वेस्कुलर कोलैप्स के नाम से। उसको हम नाम से जानते हैं, वेस्कुलर कोलैप्स के नाम से जानते हैं। और उस पेशेंट के अंदर सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है? वेस्कुलर कोलैप्स देखने को मिलता है। इसलिए कभी भी एक साथ 3 लीटर फ्लूइड नहीं निकाला जाता है। हमेशा याद रखना, किसी भी पेशेंट के अंदर जब कभी भी हम पैरासेंटेसिस करते हैं, उस पैरासेंटेसिस के अंदर एक साथ 3 लीटर फ्लूइड नहीं निकालना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है। सबसे पहले उसमें क्या देखने को मिलेगा? वेस्कुलर कोलैप्स। पेरिटोनाइटिस, as you all know, peritonitis is the infection of the peritonitis, पेरिटोनियम कवरिंग। और पेरिटोनियम कवरिंग के अंदर आपको होता है
तो क्रोनिकली आपको जब किसी भी तरह का क्रोनिक इन्फेक्शन देखने को मिलता है, पेरिटोनियम में इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, दैट्स पेरिटोनिटिस। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं रेस्पिरेटरी अरेस्ट या कार्डियक अरेस्ट, रेस्पिरेटरी अरेस्ट या कार्डियक अरेस्ट, ये आपको सेकेंडरी देखने को मिल सकते हैं। अरे जब वेस्कुलर कोलैप्स हुआ, फ्लूइड कम हुआ बॉडी के अंदर, वेस्कुलर कोलैप्स हुआ, वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ, वेस्कुलर कोलैप्स देखने को मिला, तो सेकेंडरी आपको उस पेशेंट के अंदर कार्डियक अरेस्ट देखने को मिल सकता है, या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट देखने को मिल सकता है। तो ये सेकेंडरी देखने को मिल सकता है। प्राइमरी आपको क्या देखने को मिलने वाला है? वेस्कुलर कोलैप्स। वेस्कुलर कोलैप्स आपको प्राइमरी देखने को मिलने वाला है। ए इज योर राइट आंसर। चलिएगा अगला एमसीक्यू की तरफ बढ़ता हूं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ई, जैसा कि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, हेपेटाइटिस में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और जो हेपेटाइटिस ए और जो ई होते हैं उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहता है? फीको ओरल रूट रहता है। फीको ओरल रूट क्या होता है? उनका ए और ई हेपेटाइटिस का रूट होता है। हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन। तो हेपेटाइटिस ई जो होता है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? फीको ओरल। ए डी, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, फीको ओरल रूट होता है। अगला एमसीक्यू की तरफ बढ़े तो विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशन हैज हाईएस्ट लेवल ऑफ सीरम ट्रांसमिनेज। क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी कंडीशन के अंदर सीरम ट्रांसमिनेज का हाईएस्ट लेवल देखने को मिलेगा? तो क्या एक्यूट हेपेटाइटिस में देखने को मिलेगा? ऑप्शन बी क्रोनिक हेपेटाइटिस में देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में देखने को मिलेगा, या फिर ऑप्शन डी पैनक्रियाटाइटिस में। कुलेनसाइन के बारे में आपने सुना होगा। कुलेनसाइन किस में देखने को मिलता है? पैनक्रियाटाइटिस में देखने को मिलता है। कौन से कैंसर का कौन सा कैंसर देखने को मिलता है? आप सभी जानते हैं कुलेनसाइन देखने को मिलता है। कौन से कैंसर का? अगर पैनक्रियाटिक किसी के अंदर पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया है तो याद रखना पैनक्रियाज सीए जो होता है उसका याद रखना, जो पैनक्रियाज कैंसर होता है उसका सबसे पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस होता है। पैनक्रियाज कैंसर का सबसे पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस होता है, पहली चीज। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं पैनक्रियाटाइटिस के अंदर आपको कौन सी चीजें बढ़ी हुई देखने को मिलेगी? तो आप सभी जानते हैं सीरम अमाइलेज एंड सीरम लाइपेज। और अगर मैं बात कर रहा हूं पैनक्रियाज के बारे में तो पैनक्रियाज की कौन सी सेल्स जो होती है वो बीटा सेल्स जो होती है वो क्या करती है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन किसका निर्माण करती है? इंसुलिन का। तो जब कभी भी पैनक्रियाज के अंदर प्रॉब्लम होगी आपके इंसुलिन का प्रोडक्शन डिस्टर्बेंस होगा, पहली चीज। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं पैनक्रियाज के बारे में, पैनक्रियाज की सर्जरी के लिए पैनक्रियाज कैंसर के अंदर एक सर्जरी की जाती है जिसमें एंटायर पैनक्रियाज को क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। उस सर्जरी को एक नाम से जानते हैं, वीपल सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। वीपल सर्जरी के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है। पैनक्रियाज की जो सर्जरी की जाती है उसमें रिमूव किया जाता है पैनक्रियाज को, कंप्लीटली डिसेक्शन करके उसको किस नाम से जाना जाता है? वीपल सर्जरी के नाम से जाना जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला एमसीक्यू। और जो ये क्वेश्चन पूछा गया था ये किसके रिगार्डिंग था? एक्यूट हेपेटाइटिस। एक्यूट हेपेटाइटिस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? हाईएस्ट लेवल देखने को मिलेगा किसका? सीरम ट्रांसमिनेज का। सीरम ट्रांसमिनेज का हाईएस्ट लेवल किस में देखने को मिलेगा? पैनक्रियाटाइटिस डिस्ट्रक्टर है, इसका कोई लेना देना नहीं होता है एक्यूट या क्रोनिक में। तो जो हाईएस्ट देखने को मिलने वाला है मेरे दोस्तों वो देखने को मिलने वाला है हाईएस्ट लेवल एक्यूट हेपेटाइटिस के अंदर। समझ में आ गई मेरी बात? तो आज के ये कुछ स्पेशल एमसीक्यूज थे सिर्फ आपके लिए। कहां से? शिवांगी नर्सिंग एकेडमी की तरफ से, जीएमसीएच के लिए, एम्स पटना के लिए और आने वाली अपकमिंग वैकेंसी के लिए। इस तरह के क्रैश कोर्स में आपको हजारों एमसीक्यूज सॉल्व कराए जाएंगे जो सीधे के सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? तो चलिएगा फिर मिलते हैं कुछ देर में एक और स्पेशल